हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस आज के इस वीडियो में मैथ्यू आर्नोल्ड की फेमस पोएम द स्कॉलर जिप्सी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और इस वीडियो के एंड में आपको इस पोएम की समरी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पोएम एक्सप्लेन करने से पहले इस पोएम की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसे देख लेते हैं। द स्कॉलर जिप्सी पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई थी। इसे 1853 में पब्लिश कराई गई थी। यह पोयम एक प्रकार की पेस्टोरल इलेजी या पेस्टोरल लिरिक है। इस पोयम में टोटल 25 स्टांजा हैं और प्रत्येक स्टांजा में 10 लाइन्स हैं। दोस्तों, मोस्टली यह पोयम आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड विक्टोरियन पीरियड के मेजर पोएट और क्रिटिक थे। दोस्तों, यह पोयम जोसेफ ग्लानविल की बुक द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग पे आधारित है। इस बुक में एक ऐसे लड़के के बारे में बात की जाती है जिसे अपने इकोनॉमिकल सिचुएशन की वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ता है और आगे चलकर वह जिप्सीज को ज्वाइन करता है कोई सीक्रेट नॉलेज को सीखने के लिए। तो बाकी की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। फिलहाल मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों, यह इस पोयम की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले इस पोएम की कुछ बैकग्राउंड है जिसे समझ लेते हैं ताकि पोएम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। बहुत समय पहले की बात है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का पढ़ता था। दिक्कत की बात यह थी कि आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, जिस वजह से बीच में ही उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ने के बाद वह लड़का जिप्सियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। दोस्तों, जिप्सी वो लोग होते हैं जो घूम घूम कर अपना जीवन यापन करते हैं, कहीं भी अपना ठिकाना बना लेते हैं, कहीं भी टेंट गाड़ के अपना बसेरा बना लेते हैं। तो वो जो लड़का है वह इन जिप्सियों के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया क्योंकि वह इन जिप्सियों के ग्रुप में ज्वाइन होके एक सीक्रेट नॉलेज को सीखना चाहता था। वह सीक्रेट नॉलेज कोई जादू टोना नहीं थी, बल्कि एक ऐसी नॉलेज थी, ऐसी कला थी जो सामने वाले के मन को मोह ले, इंसान के मन को मोहित कर ले। धीरे धीरे समय बीत रहा था और कुछ समय बाद उसके पुराने साथी जो उसके साथ ऑक्सफोर्ड में पढ़ा करते थे, संयोग से उसे उस गांव के पास देख लेते हैं। और जब उसके पुराने साथी उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वह कहता है कि मैं जिप्सियों की सीक्रेट नॉलेज को सीख रहा हूँ और जब मैं पूरी तरह इस नॉलेज को सीख लूँगा तब वापस आकर तुम्हें भी सिखाऊंगा। इतना कहकर वह लड़का फिर कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद उसे कभी भी किसी ने ऑक्सफोर्ड के पास या ऑक्सफोर्ड में नहीं देखा। ऐसे ही कई साल बीत गए और कई दशक बीत जाते हैं और उस लड़के के बारे में लोगों के बीच यह सुनने को मिलता है कि वह लड़का अब भी ऑक्सफोर्ड के आसपास दिख जाता है। कभी किसी गांव में, कभी पहाड़ी पर, कभी नदी के किनारे। वह हमेशा अकेला, शांत और अपने आप में मग्न दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ तक की कहानी जोसेफ ग्लानविल की बुक पे आधारित थी। अब आगे कई 100 साल बीत जाते हैं और मैथ्यू आर्नोल्ड का समय आता है। दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड ऑक्सफोर्ड के ही पोएट थे और एक दिन मैथ्यू आर्नोल्ड ऐसे ही थेम्स नदी के किनारे बैठे होते हैं। चारों तरफ हरे खेत, नीले पहाड़ और शांति का वातावरण होता है। उनके हाथ में वही एक पुरानी किताब थी, द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। ये जोसेफ ग्लानविल की बुक थी। उसी किताब में उस स्कॉलर जिप्सी की कहानी लिखी थी जिसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों, मैथ्यू आर्नोल्ड इस कहानी को पढ़कर सोचने लगते हैं कि क्या वह लड़का अभी भी जिंदा होगा, क्या वह आज भी ऑक्सफोर्ड के आसपास के खेत खलिहान पहाड़ी में घूमने आता होगा। दोस्तों, आगे पोएट उस स्कॉलर जिप्सी के बारे में फिर से सोचते हैं कि वो स्कॉलर जिप्सी कभी बूढ़ा नहीं हुआ क्योंकि वो मॉडर्न लाइफ की बीमारियां से बच गया। मॉडर्न लाइफ की बीमारियों का मतलब जैसे जेलेसी, जल्दबाजी, डाउट, कंपटीशन, ये सब है। तो पोएट को ऐसा लगता है कि आज का इंसान स्कॉलर जिप्सी के कंपैरिजन में बहुत थका हुआ है, हर चीज में जल्दबाजी करता है, फिर भी उसे सुकून नहीं मिलता है। लेकिन वो जो स्कॉलर जिप्सी है वह शांत है, स्थिर है, ये सब चीज से ऊपर है। आर्नोल्ड कल्पना करते हैं कि वो स्कॉलर जिप्सी अमर हो चुका है। वो अब किसी शरीर में नहीं बल्कि सत्य की खोज के रूप में जिंदा है। वो कभी बूढ़ा नहीं होता क्योंकि उसके भीतर की आत्मा समय और बीमारी से ऊपर है। कभी उसे खेतों, पहाड़ियों और हवा में महसूस करता है जैसे वो आज भी जीवित है। कुल मिलाकर कहें तो पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड उस स्कॉलर जिप्सी के बारे में थेम्स नदी के किनारे ऊंचाई पे बैठ के सोचता है और नई नई बातें करता है। तो ये इस पोएम की कुछ ओवरव्यू थी। अब इस पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं, तो आगे वीडियो में बने रहें। गो फॉर दे कॉल यू सेफर्ड फ्रॉम द हिल। चरवाहे, तुम जाओ क्योंकि
पहाड़ी की तरफ से लोग तुम्हें बुला रहे हैं। गो शेफर्ड एंड अनटाई द वोटल्ड कोट्स। चरवाहे जाओ और भेड़ों के टहनियों से बने घेरों को खोल दो। कहने का मतलब है जिसके अंदर भेड़ों को रखा गया है उस घेरे को खोल दो। नो लॉन्गर लीव दाई विस्टफुल फ्लॉक अनफेड, नोर लेट दाई वॉलिंग फेलो रेक देयर थ्रोट्स, नोर द क्रॉप्ड हर्वेज सूट अनदर हेड। दोस्तों यहाँ पे विस्टफुल का मतलब उदास या बेचैन से है भूख के कारण, और बॉलिंग फेलोज का मतलब जोर से चिल्ला रहे साथी से है। तो इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं अब तुम अपनी भूखी और बेचैन भेड़ों के झुंड को बिना खाना खिलाए मत छोड़ो, और ना ही अपने जोर से चिल्ला रहे साथियों को चिल्ला चिल्ला कर अपना गला खराब करने मत दो, और यह भी मत होने दो कि चढ़ ली गई घास को दोबारा उगने का मौका मिले, यानी उन्हें जी भर के चढ़ने दो। बट व्हेन द फील्ड्स आर स्टिल and the tired men and dogs all gone to rest and only the white sheep are sometimes seen cross and recross the strips of moon blanched green। कहने का मतलब है कि जब मैदान में पूरी तरह शांति छा जाती है और थके हुए लोग और कुत्ते सभी आराम करने यानी सोने चले जाते हैं, दिन भर की थकान से थक कर सोने चले जाते हैं, तो चांद की रोशनी से सफेद हो चुकी हरी घास के हिस्से को सिर्फ सफेद भेड़ें ही कभी कभी बार बार पार करती है। मतलब दिन की भागदौड़ के बाद इंसान और कुत्ते ये सब रात में आराम करने चले जाते हैं, और रात की चांदनी में सिर्फ कुछ जानवर ही जैसे भेड़ धीरे धीरे इन घासों पे टहलते हुए दिखाई देते हैं। कम शेफर्ड एंड अगेन बिगिन द क्वेस्ट। दोस्तों यहाँ पे क्वेस्ट शब्द का मतलब लंबी खोज या तलाश से है। इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं कि चरवाहे तुम वापस आओ और फिर से अपनी खोज शुरू करो। दोस्तों इस लाइन के थ्रू पोएट के कहने का मतलब है कि चरवाहे का लक्ष्य कुछ और है जिसकी खोज में वह लगा हुआ है। जैसे जब कोई बच्चा अपने स्कूल का होमवर्क खत्म कर लेता है तो वह वापस अपनी पसंदीदा गेम की ओर लौटता है, तो वह जो पसंदीदा खेल है वह उसकी खोज की तरह हुई, वह उसकी क्वेस्ट की जैसे हुई। Here where the reaper was at work of late in this high fields dark corner where he lives। दोस्तों यहाँ पे रीपर शब्द का मतलब फसल काटने से है, ऑफ लेट का मतलब कुछ ही देर पहले या रिसेंटली से है। तो इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं यह वह जगह है जहां हाल ही में फसल काटने वाला मजदूर काम कर रहा था। यह ऊंचे खेत का छायादार कोना है जहां वह अपनी चीजें छोड़ देता है। क्या छोड़ता है? हिज कोट, हिज बास्केट एंड हिज अर्थन क्रूज। फसल काटने वाला अपना कोट, अपनी टोकरी और पानी रखने वाला मिट्टी का घड़ा यहीं छोड़ देता है। मतलब ये मजदूर के रोजमर्रे के औजार और जरूरी चीजें हैं जिसे वह सुबह काम पे आते समय खेत के एक छायादार कोने में छोड़ देता है। एंड इन द सन ऑल मॉर्निंग बाइंड्स द सीड्स। और वह मजदूर प्रत्येक सुबह कटी हुई फसल के गट्ठे बांधता है। देन हेयर एट नून कम्स बैक हिज स्टोर्स टू यूज। कि फिर से दोपहर के समय, मतलब सुबह सुबह वो कटी हुई फसल की गट्ठी बना के दोपहर के समय वापस यहाँ आता है ताकि अपने रखे हुए सामान यानी खाना पानी का इस्तेमाल कर सके। हेयर विल आई सिट एंड वेट। इसी जगह पर मैं बैठूंगा और इंतजार करूंगा। मतलब पोएट के कहने का मतलब है कि जिस जगह पे मजदूर बैठ के अपना खाना खाता था उसी जगह पे पोएट भी बैठेगा और संभवतः उस स्कॉलर जिप्सी का वेट करेगा कहीं वो दिख जाए। वाइल टू माई ईयर फ्रॉम अपलैंड्स फार अवे द ब्लीटिंग ऑफ द फोल्डेड फ्लॉक्स इज बॉर्न। दोस्तों यहाँ पे अपलैंड्स का मतलब ऊंची मैदान से है, पहाड़ी इलाके से है, और ब्लीटिंग का मतलब मेमना या भेड़ों की आवाज़ से है। ठीक है, बहुत दूर ऊंचे मैदान से घेरों में बंद भेड़ों के झुंड की मैं की आवाज़ मेरे कान तक सुनाई दे रही है। दोस्तों कहने का मतलब है कि कवि आराम कर रहा है और उसे दूर से आती धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही है। वो आवाज़ें भेड़ों की आवाज़ है और उस आवाज़ से ऐसा पता चल रहा है कि वो आवाज़ एक ही जगह से, इकट्ठे जगह से आ रही है। मतलब चारवाहे ने भेड़ों को घेरों में बंद कर दिया है। विद डिस्टेंट क्राइज ऑफ रीपर्स इन द कॉर्न ऑल द लाइव मर्मर ऑफ अ समर्स डे। खेतों में काम कर रहे मजदूरों की दूर से आती आवाज़ें यही गर्मी के पूरे दिनों की जिंदा फुसफुसाहट है। कहने का मतलब है कि भेड़ों की आवाज़ के साथ साथ उसे दूर काम कर रहे किसानों की बातचीत या काम की आवाज़ें भी सुनाई दे रही है। यह सब मिलकर गर्मी के दिन का हल्का निरंतर शोर पैदा कर रहा है। जैसे ट्रेन में सफ़र के दौरान आपको खिड़की से बाहर लोगों के बात करने की हल्की आवाज़ लगातार सुनाई देती रहती है।
screened in this nook over the high half reaped field। यह छोटा छिपा हुआ कोना उस ऊंचे आधे कटे हुए खेत के ऊपर छाया दे रहा है। मतलब पोएट ऐसी जगह पे बैठा है जो छिपी हुई है और उसे छाया दे रही है। यह जगह एक ऊंचे खेत के पास है जिसमें कुछ फसल कट चुकी है और कुछ अभी भी खड़ी है, मतलब कुछ को अभी भी काटना बाकी है। एंड हेयर टिल सन डाउन सेफर्ड विल आई बी। और चरवाहे मैं सूरज डूबने तक यहीं पर रहूंगा। मतलब पोएट ने यह डिसाइड कर लिया है कि वह पूरा दिन इसी शांत जगह पे आराम करेगा और इंतजार करता रहेगा। शायद वह स्कॉलर जिप्सी का इंतजार करता रहेगा। थ्रू द थिक कॉर्न द स्कारलेट पॉपीज पीप। घनी उगी हुई अनाज की फसल के बीच से गहरे लाल रंग के पॉपी के फूल झांक रहे हैं। मतलब खेत में खड़ी फसल जैसे गेहूं या मक्का, इसके बीच बीच में कहीं पे लाल रंग के सुंदर फूल उगे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। एंड राउंड ग्रीन रूट्स एंड येलोइंग स्टॉक्स आई सी पेल पिंक कॉन्वोल्व्यूलस इन टेंड्रिल क्रीप। दोस्तों यहाँ पे कॉन्वोल्व्यूलस का मतलब है एक तरह की बेल जिसके फूल मॉर्निंग ग्लोरी के जैसे होते हैं। तो इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं और मुझे हरी जड़ों और पीले पड़ते हुए तनों के चारों ओर हल्के गुलाबी रंग की बेल लताओं के सहारे रेंगती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे कवि फसल के पकने के समय को देख रहा है। जमीन पर इन तनों के चारों ओर छोटी छोटी नाजुक हल्के गुलाबी फूलों वाली बेलें फैली हुई है। An air swept lindens yield their scent and rustled down their perfumed showers। दोस्तों यहाँ पे एयर स्वेप्ट लिंडनेस का मतलब हवा से हिलते हुए लिंडन के पेड़ से है। रस्टल डाउन मतलब सरसराहट की आवाज के साथ नीचे गिरना है। ठीक है, तो इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं और हवा से हिलते हुए लिंडन के पेड़ अपनी खुशबू छोड़ रहे हैं और सरसराहट के साथ अपने खुशबूदार फूलों की बौछार नीचे गिरा रहे हैं। दोस्तों मतलब कवि के पास लगे जो लिंडन के पेड़ हैं उससे तेज हवा चलने पर खुशबूदार छोटे छोटे फूल नीचे गिर जाते हैं जिससे एक सुगंधित बौछार जैसा माहौल बन जाता है। ऑफ ब्लूम ऑन द बेंट ग्रास वेयर आई एम लेड एंड वोवर मी फ्रॉम द अगस्त सन विद शेड। दोस्तों बेंट ग्रास का मतलब मूड़ी ही घास से है और अगस्त सन मतलब अगस्त महीने की तेज धूप से है। तो इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं वह खुशबूदार बौछार उस दबी हुई घास पर गिर रही है जहां मैं लेटा हूं और वे पेड़ मुझे अगस्त की तेज धूप से छाया देकर बचा रहे हैं। मतलब कभी लेटा हुआ है इसीलिए उसके नीचे की घास दब गई है और जो पेड़ है लिंडन की वह अगस्त की तेज धूप से कवि को राहत दे रही है। एंड द आई ट्रेवल्स डाउन टू ऑक्सफोर्ड टावर। और इस ऊंची जगह से नीचे की तरफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऊंची मीनारों तक जाती है। मतलब कवि काफी ऊंची जगह पे बैठा है जहां से उसे बहुत दूर स्थित प्रसिद्ध ऑक्सफोर्ड शहर की ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई देती है। एंड नियर मी द ग्रास लाइज ग्लानविल्स बुक कम लेट मी रीड द ऑफ्ट रीड टेल अगेन। दोस्तों यहाँ पे ऑफ्ट रीड टेल मतलब बार बार पढ़ी गई कहानी से है। तो इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं मेरे पास घास पर ग्लानविल की किताब पड़ी है, आओ इस बार बार पढ़ी गई कहानी को मैं फिर से पढ़ता हूँ। मतलब पोएट उस किताब को हाथ में लेता है जिसमें स्कॉलर जिप्सी की कहानी लिखी है। पोएट ने यह कहानी पहले भी कई बार पढ़ी है लेकिन वह इसे इतनी पसंद है कि वह इसे फिर से पढ़ना चाहता है। द स्टोरी ऑफ द ऑक्सफोर्ड स्कॉलर पुअर ऑफ प्रेग्नेंट पार्ट्स एंड क्विक इन्वेंटिव ब्रेन। दोस्तों यहाँ पे प्रेग्नेंट पार्ट्स का मतलब महान क्षमताएं या विशेष गुण से है। क्विक इन्वेंटिव ब्रेन से तेजी से सोचने वाला और नया आविष्कार करने वाले दिमाग से है। तो इस लाइन के थ्रू पोएट ये कहते हैं कि यह ऑक्सफोर्ड के एक गरीब छात्र की कहानी है जो महान क्षमताओं और तेजी से सोचने वाले आविष्कारक दिमाग का मालिक था। मतलब यह छात्र पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था लेकिन गरीब था। उसके अंदर बहुत कुछ हासिल करने की क्षमता थी। आगे पोएट कहते हैं हु टायर्ड ऑफ नॉकिंग एट प्रीफरमेंस डोर। दोस्तों यहाँ पे प्रीफरमेंस डोर का मतलब उच्च पद या सफलता प्राप्त करने का मौका है। तो इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहते हैं वह छात्र सफलता और उच्च पद प्राप्त करने के लिए बार बार कोशिश करते हुए थक गया था। मतलब उस समय गरीब छात्रों को सफल होने के लिए अमीर लोगों या चर्च से मदद लेनी पड़ती थी। छात्र बार बार मेहनत कर रहा था लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी, इसीलिए वह निराश हो गया। वन समर मॉर्न फोरसुक
his friends and went to learn the gypsy lore। इसीलिए एक गर्मी की सुबह उसने अपने दोस्त को छोड़ दिया और खानाबदोश लोगों यानी जिप्सी का ज्ञान सीखने के लिए चला गया। मतलब छात्र ने फैसला किया कि वह अब किताबी ज्ञान और सफलता की भाग दौड़ को छोड़ देगा, वह एक अलग तरह की जिंदगी जीने के लिए जिप्सियों के साथ रहेगा। एंड रोम द वर्ल्ड विद दैट वाइल्ड ब्रदरहुड, और वह उस खानाबदोश समूह यानी जिप्सियों के साथ पूरी दुनिया को घूमने लगा। मतलब छात्र अब ऑक्सफोर्ड की निश्चित जिंदगी छोड़कर आजादी से एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था। एंड केम एज मोस्ट मैन डीम टू लिटिल गुड बट केम टू ऑक्सफोर्ड एंड हिज फ्रेंड्स नो मोर। और ज्यादातर लोगों ने माना कि वह किसी काम का नहीं रहा, असफल हो गया, और वह फिर कभी ऑक्सफोर्ड और अपने दोस्तों के पास वापस नहीं आया। मतलब लोगों ने सोचा कि इतना होशियार छात्र जिप्सियों के साथ जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा, वह कभी भी अपने पुराने जीवन में वापस नहीं लौटा। But once, years after, in the country lanes, two scholars whom at college urged he knew। लेकिन एक बार कई साल बाद गांव के कच्चे रास्ते पर दो छात्रों ने उसे देखा जिन्हें वह पहले कॉलेज में जानता था। मतलब वह जो छात्र है स्कॉलर जिप्सी अब वापस नहीं लौटा, लेकिन सालों बाद उसके पुराने दोस्त उसे अचानक से गांव के रास्ते में भटकते हुए मिलते हैं। Met him and of his way of life inquired। वे छात्र उससे मिले और उसके जीवन जीने के तरीके के बारे में पूछताछ की। Where it he answered that the gypsy crew his mates had asked to rule as they desired the workings of man's brain। जिसके जवाब में उसने कहा कि जिप्सियों के दल के पास जो अब उसके साथी हैं ऐसी कलाएं हैं जिससे इंसान के दिमाग की सोच को अपने इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। एंड दे कैन वाइंड देम टू व्हाट थॉट्स दे विल, और वे इंसान को उन विचारों से बांध सकते हैं यानी सोचने पर मजबूर कर सकते हैं जो वो खुद चाहते हैं। इसका मतलब है कि जिप्सी किसी भी व्यक्ति को वही सोचने पर मजबूर कर सकते हैं जैसा कि जिप्सी चाहते हैं। And I, he said, the secret of their art, when fully learned, will to world impart। उसने कहा, और मैं जब उनकी कला का रहस्य पूरी तरह से सीख लूंगा तो उसे पूरी दुनिया को बताऊंगा। बट इट नीड्स हेवन सेंट मूवमेंट फॉर दिस स्किल। लेकिन इस कौशल को सीखने के लिए मुझे ईश्वर द्वारा भेजे गए क्षणों की जरूरत है। मतलब सबसे उपयुक्त क्षण। कह सकते हैं कि स्कॉलर जिप्सी का मानना है कि यह कला इतनी बड़ी है कि इसे सीखने के लिए साधारण समय नहीं बल्कि एकदम सही और देवीय क्षणों का इंतजार करना होगा। दिस सेड ही लेफ्ट देम एंड रिटर्न्ड नो मोर। यह सब कहने के बाद वह उन छात्रों को छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। बट रूमर्स हंग अबाउट द कंट्री साइड दैट द लोस्ट स्कॉलर वॉज सीन टू स्ट्रे। दोस्तों यहाँ पे सीन टू स्ट्रे का मतलब हुआ भटकते हुए देखा गया। तो इस लाइन की तरफ पोएट कहना चाहते हैं, लेकिन गांव के पूरे क्षेत्र में अफवाहें फैलती रही कि वह खोया हुआ लड़का लंबे समय तक भटकता हुआ देखा गया। सीन बाय रेयर ग्लिम्पसेज पेंसिव एंड टंग टाइड। वह कभी कभी दिखाई देता था, गहरी सोच में डूबा हुआ और चुपचाप रहता था। कहने का मतलब है जब वह किसी को दिखता था तो वह हमेशा शांत रहता था, अकेला रहता था और किसी गहरी बात, शायद जिप्सी की कला के रहस्य के बारे में सोचता रहता था। इन हैट ऑफ एंटिक शेप एंड क्लोक ऑफ ग्रे द सेम द जिप्सीज बोर। वह पुराने जमाने की टोपी और ग्रे रंग का लंबा चोंगा पहने हुए था जो बिल्कुल वैसा ही था जैसे जिप्सी लोग पहनते हैं। Shepherds had met him on the hushed in spring। बसंत के मौसम में चरवाहे ने उसे जंगल वाले इलाके में मिलते हुए देखा था। At some lone alley house in the Warwickshire moors, on the warm ingle bench, the smoke-frogged brewers had found him seated at their entering। वर्कशायर के दलदली मैदान में एक अकेले ढाबे पर ढीला कोट पहने किसान ने अंदर घुसते ही उस भट्टी के पास की गर्म बेंच पर बैठा हुआ पाया। मतलब यह एक दूसरी जगह है जहां उसे देखा गया, उसे मतलब स्कॉलर जिप्सी को देखा गया। दोस्तों किसान शाम को ढाबे पर आराम करने आए और उन्होंने देखा कि यह चुप रहने वाला व्यक्ति यानी स्कॉलर जिप्सी पहले से ही आग के पास आराम से बैठा हुआ है। बट मिड देयर ड्रिंक एंड क्लेटर ही वुड फ्लाई। लेकिन किसानों के शराब पीने की वजह से और शोर शराबे करने की वजह से स्कॉलर जिप्सी वहां से भाग जाता है, क्योंकि स्कॉलर जिप्सी शांति चाहता है और साधारण लोगों के शोरगुल में शामिल नहीं होना चाहता है। एंड आई माई सेल्फ सीम हाफ टू नो दाई लुक्स एंड पुट द शेफर्ड्स वॉन्डरर ऑन दाई ट्रेस। दोस्तों
पोएट को ऐसा लगता है कि उसने शायद स्कॉलर जिप्सी को कहीं देखा है, इसीलिए वह चारवाहों से जो दिन भर घूमते रहते हैं उसके तलाश करने और उसके बारे में पूछने के लिए कहता है। एंड बॉयज हु इन लॉन वीट फील्ड्स स्केयर द रूक आई आस्क इफ Thou hast passed their quest place। और मैं उन बच्चों से भी पूछता हूँ जो सुनसान गेहूं के खेतों में कौवे को भगाते हैं, मैं उससे यह पूछता हूँ कि क्या तुम उसकी शांत जगह से गुजरे हो, मतलब स्कॉलर जिप्सी की शांत जगह से गुजरे हो। कवि का मानना है कि स्कॉलर जिप्सी शांत जगह पर ही मिलेगा। और इन माई बोट आई लाई मूड टू द कूल बैंक इन द समर हीट, या फिर गर्मियों की तेज गर्मी में मैं अपने नाव को ठंडे किनारे से बांधकर उसमें लेटा रहता हूँ। दोस्तों, पोएट खुद भी शांत जगह ढूंढता है जहाँ वह आराम से लेटकर स्कॉलर जिप्सी के बारे में सोच सके, क्योंकि नदी का किनारा गर्मियों में ठंड और शांत होता है। मिड वाइड ग्रास meadows which the sunshine fills and watch the warm green muffled कुमनर हिल्स। चौड़े घास के मैदानों के बीच जो धूप से भरे हैं, मैं गर्म हरियाली से ढकी कुमनेर की पहाड़ियों को देखता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे पोएट नाव पे लेटा है और आसपास के नज़ारे को देख रहा है। दूर की पहाड़ियाँ जो पूरी तरह से हरी है और धूप में चमक रही है। एंड वंडर इफ दाउ हॉन्ट्स देयर साई रिट्रीट्स। दोस्तों, यहाँ पे पोएट को लगता है कि स्कॉलर जिप्सी अपनी मानसिक कला सीखने के लिए सबसे शांत और छिपी हुई जगह को ही चुनेगा, इसीलिए वह उस पहाड़ी को देखकर सोचता है कि शायद वह वहीं छिपा होगा। फॉर मोस्ट आई नो दाउ लवर्स्ट रिटायर्ड ग्राउंड। मैं जानता हूँ कि ज्यादातर समय तुम एकांत और शांत जगहों को ही पसंद करते हो। दी एट द फेरी ऑक्सफोर्ड राइडर्स ब्लिथ रिटर्निंग होम ऑन समर नाइट्स हैव मेट। ऑक्सफोर्ड से गर्मियों की रातों में घर लौटते हुए खुश मिजाज यात्रियों ने तुम्हें घाट पर देखा है। मतलब पोएट कहता है कि रात में हंसते गाते घर लौट रहे लोगों ने स्कॉलर जिप्सी को नदी के घाट पर देखा है। वह अकेले नहीं थे बल्कि उन्हें दूसरों ने भी देखा है। क्रॉसिंग द स्ट्रिपलिंग हेम्स एट वेब लॉक हिथ। दोस्तों, यहाँ पे पोएट एक वास्तविक जगह वेब लॉक हिथ का नाम लेता है, जहाँ टेम्स नदी अभी छोटी है। वह रात के समय नदी पार कर रहा होता था। कौन? स्कॉलर जिप्सी। ट्रेलिंग इन द कूल स्ट्रीम दाई फिंगर्स वेट एज द पुंट्स रोप चॉप्स राउंड। दोस्तों, इस लाइन के थ्रू पोएट कहना चाहता है कि नाव धीमी चल रही है और स्कॉलर जिप्सी आराम से पानियों में उंगली डाल रहा है। यह उसकी शांति और एकांत को दर्शाती है, जहां वह बाहरी दुनिया से बिल्कुल बेखबर है। एंड लीनिंग बैकवर्ड इन अ पेंसिव ड्रीम। और वह पीछे की ओर झुका हुआ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। प्लग्ड इनसाइड फील्ड्स एंड डिस्टेंट वाइचवुड वॉवर्स। और गोद में उसने फूलों का एक ढेर सहेज कर रखा हुआ था, जिन्हें उसने शांत खेतों और दूर के वाइचवुड जंगल के कोनों से तोड़ा था। दोस्तों, यह चीज दिखाती है कि वह सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि प्रकृति की सुंदरता भी इकट्ठा कर रहा था। वह फूल शांत जगहों से तोड़ता था। एंड दाइन आइज रेस्टिंग ऑन द मून लीट स्ट्रीम। और तुम्हारी आंखें उस चांद की रोशनी से चमकती नदी की धारा पर टिकी हुई थी। दोस्तों, उसकी जो नज़र थी वह बाहर के लोगों पर नहीं बल्कि प्रकृति की शांति पर थी। वह चांदनी में नदी को निहार रहा था, जो उसकी एकांत प्रियता को दर्शाता है। एंड देन दे लैंड एंड दाउ आर्ट सीन नो मोर। और फिर वे यात्री किनारे पर उतरते हैं और तुम फिर कभी दिखाई नहीं देते। कहने का मतलब है, जैसे ही नाव किनारे पहुंचती है, स्कॉलर जिप्सी तुरंत ही गायब हो जाता है। यात्री उसे देखने में सफल नहीं होते। यह उसकी असामान्य और रहस्यमयी उपस्थिति को दिखाती है। Maidens who from the distant hamlets come to dance around the five-field elm in May। ये युवतियां जो मई के महीने में फाइलफील्ड के एल्म पेड़ के चारों ओर नाचने के लिए दूर के छोटे गांव से आती है। Up through the darkening fields have seen the roam और cross a stile into the public way। उन्होंने अंधेरा होते हुए खेत में तुम्हें अक्सर भटकते हुए देखा है, या तुम्हें घेरा को पार करके मुख्य सड़क पर आते हुए देखा है। दोस्तों, यहाँ पे इन लड़की ने भी जो नाचती है, उसने भी स्कॉलर जिप्सी को शाम के शांत समय में खेतों के बीच रास्ता बदलते हुए देखा है। वह एकांत से निकलकर आम रास्ते पर आता था। Oft thou hast given them a store of flowers, the frail leafed white anemone। तुमने उन्हें फूलों का ढेर अक्सर दिया है,
जिसमें नाजुक पंखुड़ियां वाले सफेद एनीमोनी फूल भी थे। मतलब स्कॉलर जिप्सी किसी से बात नहीं करता था, लेकिन इशारे के रूप में या प्यार से वह इन लड़कियों को फूल देता था। ये फूल भी जंगली और शांत जगह पर उगने वाले थे। डार्क ब्लू बेल्स ड्रेंच्ड विद ड्यूज ऑफ समर एव्स एंड पर्पल और चीज विद स्पॉटेड लीव्स। उन फूलों में गर्मी की शाम की ओस से भीगे गहरे नीले रंग के ब्लू वेल्स और धब्बेदार पत्ते वाले बैगनी आर्किड भी थे। कवि उन फूलों के नाम बताता है जो जंगली, अनोखे और ओस से भीगे होते थे। But none had words she can report of thee। तो लेकिन तुम्हारे बारे में बताने के लिए किसी के भी पास शब्द नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात है, लड़कियां उसे देखती थी और फूल भी लेती थी, लेकिन कोई भी उसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी या बातचीत याद नहीं कर पाती थी। वह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। And above Godstow Bridge when hay times here in June and many a sight in sunshine flames। और गोडस्टो पुल के ऊपर जब जून के महीने में घास काटने का समय आता है तो कई दरंतियां धूप की आग की तरह चमकती है। दोस्तों, यहाँ पे दरांतियां का मतलब घास काटने का औजार से है। Men who through those wide fields of breezy grass bear black winged swallows haunt the glittering Thames। वे लोग जो हवादार घास के उन चौड़े मैदानों से गुजरते हैं जहां काले पंखों वाले अबाबील पक्षी चमकती हुई टेम्स नदी के पास मंडराते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है ये मजदूर या यात्री उन सुंदर मैदानों से गुजरते हैं जहां शांत हवा चलती है और पक्षी नदी के चमकते पानी के ऊपर उड़ रहे हैं। टू बेद इन द अबेंडन्ड लेसर पास हैव ऑफन पास्ड द नियर। जो लोग छोड़े हुए पानी के बहाव में नहाने के लिए गुजरते हैं, उन्होंने तुम्हें अक्सर पास से गुजरते हुए देखा है। सिटिंग अपॉन द रिवर बैंक और ग्राउंड। वह झाड़ियों और घासों से ढके हुए नदी के किनारे पर बैठा हुआ था। कहने का मतलब है कि स्कॉलर जिप्सी खुली जगह पर नहीं बल्कि एकांत में, जहां बहुत ज्यादा हरियाली है, वहां बैठा था। मार्क्ड थाइन आउटलैंडिश गार्ब दाई फिगर स्पेयर दाई डार्क बेग आइज एंड सॉफ्ट एब्स्ट्रैक्टेड एयर। लोगों ने उसके अजीब कपड़ों, उसके दुबले पतले शरीर, उसकी गहरी अनिश्चित आंखें और शांत विचार मग्न भाव पर ध्यान दिया। बट वेन दे केम फ्रॉम वाथिंग द वास्ट गोन। लेकिन जब वे नहाकर वापस आए तो तुम वहां से जा चुके थे। कहने का मतलब है जैसे ही यात्री नहाकर वापस आए, स्कॉलर जिप्सी फिर से गायब हो गया। At some lone homestead in the Cumnor Hills, where at her open door the housewife dance। कुमनीर की पहाड़ियों में किसी अकेले खेत वाले घर के पास, जहां गृहिणी अपने खुले दरवाजे पर बैठकर रफू यानी सिलाई कर रही है। Thou hast been seen or hanging on a gate to watch the threshers in the mossy warren। तुम्हें वहां देखा गया है या तुम गेट पर टिक कर खड़े होकर काई लगी हुई कोठरियों में फसल की कुटाई करने वाले मजदूर को देख रहे होते थे। कहने का मतलब है स्कॉलर जिप्सी को दो जगह पर देखा गया, घर के पास या फिर खेत के पास। जहां मजदूर मेहनत कर रहे हैं, वह खुद काम नहीं करता था, बस खड़ा होकर देखता रहता था। चिल्ड्रेन हु अर्ली रेंज दिस स्लोप्स एंड लेट फॉर क्रीसेज फ्रॉम द रिल्स। वे बच्चे जो सुबह जल्दी और देर शाम तक इन ढलानों पर छोटी धाराओं से जलकुंभी लेने के लिए घूमते हैं। दोस्तों, यहाँ पे क्रीसेज का मतलब जलकुंभी से है। हैव नोन द आइंग ऑल एन अप्रैल डे द स्प्रिंगिंग पेस्चर एंड द फीडिंग काइन। उन्होंने तुम्हें पूरे अप्रैल के दिन भर नई उगती हुई घास और चरते हुए मवेशियों को ध्यान से देखते हुए पहचाना है। कहने का मतलब है स्कॉलर जिप्सी पूरे दिन वहां बैठा रहता था और प्रकृति को देखता रहता था। घास कैसे उग रही है और जानवर कैसे चर रहे हैं। वह अपने सोच में इतना खोया रहता था कि बच्चे उसे देखने के आदी हो चुके थे। And mark thee when the stars come out and shine through the long dewy grass move slow away। और जब सितारे निकल आते थे और चमकने लगते थे तो उन्होंने तुम्हें लंबी ओस से भीगी घासों के बीच से धीरे धीरे दूर जाते हुए देखा है। कहने का मतलब है वह पूरा दिन वहीं रहता था और रात होने पर जब ओस गिर जाती थी तब वह धीरे धीरे वहां से चला जाता था। इन ऑटम ऑन द स्कीट्स ऑफ बैगले वुड। पतझड़ के मौसम में बैगली जंगल के किनारे पर where most the gypsies by the turf-edged way pitch their smoked tents and every bush you see।
जहां घास के किनारे वाले रास्ते के पास ज्यादातर जिप्सीज अपनी पुरानी धुएं से काले हो चुके तंबू लगाते हैं और तुम्हारी हर झाड़ी दिखाई देती है। कहने का मतलब है यह जगह जिप्सियों का मुख्य डेरा है। उनके तंबू पुराने और धुएं से काले पड़ चुके हैं और वे रास्ते के किनारे ही डेरा डालते हैं। विद स्कारलेट पैचेज टैग्ड एंड श्रेड्स ऑफ ग्रे, जो गहरे लाल रंग के टुकड़े और ग्रे रंग के फटे हुए चित्रों से सजी हुई है। अबोव द फॉरेस्ट ग्राउंड कोल्ड थेस्ले, थेस्ली नामक उस जंगल क्षेत्र के ऊपर द ब्लैक बर्ड पिकिंग फूड सीज दी नोर स्टॉप्स हिज मील नोर फियर्स एट ऑल। ब्लैक बर्ड पक्षी जो खाना चुग रहा है वह तुम्हें देखता है, लेकिन न तो वह अपना खाना रोकता है और न ही बिल्कुल डरता है। सो ऑफन हैज ही नोन दी पास्ट हिम स्ट्रे, क्योंकि पक्षी तुम्हें इतनी बार अपने पास भटकते हुए देख चुका है। रैप ट्विडलिंग इन दाई हैंड अ विदर्ड स्प्रे एंड वेटिंग फॉर द स्पार्क फ्रॉम हेवन टू फॉल। तुम गहरी सोच में लीन होकर हाथ में एक सूखी टहनी को घुमा रहे हो और ईश्वरीय संकेत मिलने का इंतजार कर रहे हो। कहने का मतलब है यह स्कॉलर जिप्सी की क्वेस्ट का अंतिम लक्ष्य है। वह पूरी तरह से ध्यान में है। वह उस चिंगारी का इंतजार कर रहा है जो उसे जिप्सियों की मानसिक कला का रहस्य सिखाएगी।